शहर के जाने माने वकील रघुवंश जी के बेटे विक्रम की छवि एक सज्जन पुरुष की थी। मोहल्ले के लोग उसे धर्मपरायण और अनुशासन का प्रतीक मानते थे। उसकी सौम्य मुस्कान और मृदु भाषा के पीछे कोई देख ही नहीं पाता था कि एक भयावह व्यक्तित्व छिपा है। विक्रम पिता के पदचिह्न पर चलने वाला एक होनहार युवक, जो बाहर से अत्यंत सभ्य लेकिन भीतर से हिंसक और वर्चस्ववादी है। अनन्या एक स्वाभिमानी महिला जो अपनी शादी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः सच्चाई का साथ देती है। रघुवंश जी समाज में अपनी साख और प्रतिष्ठा को न्याय से ऊपर रखने वाले पिता। विक्रम और अनन्या का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। बाहर से देखने वालों के लिए यह एक परफेक्ट जोड़ी थी, लेकिन घर के भीतर विक्रम का व्यवहार किसी तानाशाह से कम नहीं था। वह अनन्या की हर बात पर पाबंदी लगाता और जरा सी असहमति होने पर अपना आपा खो देता। एक दिन जब अनन्या ने अपनी नौकरी दोबारा शुरू करने की बात की, तो विक्रम का संस्कारी मुखौटा उतर गया। उसने न केवल अनन्या का अपमान किया, बल्कि उसे शारीरिक चोट भी पहुंचाई। जब अनन्या ने रघुवंश जी से मदद मांगी, तो उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। आखिर विक्रम का भविष्य और हमारी इज्जत दांव पर है। अनन्या ने समझ लिया कि जहां संस्कारों की आड़ में अपराध को ढका जाए, वहां रहना मुमकिन नहीं। उसने चुपचाप सबूत जुटाए और विक्रम के असली चेहरे को समाज और कानून के सामने उजागर कर दिया। जेल की सलाखों के पीछे जाने के बाद भी विक्रम का अहंकार टूटा नहीं था। उसे लग रहा था कि उसके पिता रघुवंश जी अपनी पहुंच और रसूख का इस्तेमाल करके उसे कुछ ही दिनों में बाहर निकाल लेंगे। लेकिन बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। रघुवंश जी ने पहले तो पूरी ताकत लगा दी कि मामला दबा रहे, लेकिन अनन्या द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए सबूतों ने शहर में तूफान ला दिया था। जो लोग कभी रघुवंश जी के सामने सिर झुकाते थे, अब उन्हें देखते ही रास्ता बदल लेते। एक सुबह जब रघुवंश जी कचहरी पहुंचे, तो उनके साथी वकीलों ने ही उनसे दूरी बना ली। एक पुराने मित्र ने पास आकर धीरे से कहा, रघुवंश, जिस मर्यादा की तुम बात करते थे, उसकी बलि तो तुम्हारे बेटे ने ही चढ़ा दी। अब केस लड़ना छोड़ो, माफ़ी मांगना सीखो। उस दिन पहली बार रघुवंश जी को एहसास हुआ कि इज्जत कमाना जितना मुश्किल है, उसे खोना उतना ही आसान। इधर अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह अब केवल एक पीड़ित बनकर नहीं रहेगी। उसने विक्रम का घर छोड़ दिया और अपने माता पिता के पास रहने लगी। उसने अपनी अधूरी छूटी हुई नौकरी वापस ज्वाइन की और उन महिलाओं के लिए एक सपोर्ट ग्रुप बनाना शुरू किया, जो संस्कारों और पारिवारिक प्रतिष्ठा के नाम पर घर की चार दीवारी में हिंसा सह रही थी। उसने कानून की पढ़ाई फिर से शुरू करने का फैसला किया, ताकि वह ऐसे मामलों को खुद अदालत में ले जा सके। महीनों बाद विक्रम की जमानत अर्जी पर सुनवाई से ठीक एक दिन पहले अनन्या उससे जेल में मिलने पहुंची। विक्रम ने शीशे से उस पार से उसे देखा। उसकी आंखों में अब भी वही गुस्सा और घमंड था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, कल मैं बाहर आ जाऊंगा अनन्या, और फिर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा।
अनन्या शांत रही। उसने मुस्कुराकर अपनी फाइल से एक कागज़ निकाला और शीशे की तरफ घुमा दिया। वह विक्रम की डिग्री और लाइसेंस रद्द होने का सरकारी नोटिस था। अनन्या ने कहा, विक्रम, तुम बाहर आओ या अंदर रहो, तुम्हारा वो मुखौटा अब जल चुका है। जिस पद और पैसे के दम पर तुम दरिंदगी करते थे, वो अब तुम्हारे पास नहीं है। तुम अब सिर्फ एक अपराधी हो। अगले दिन कोर्ट में रघुवंश जी खुद गवाह की कुर्सी पर खड़े हुए। सबकी धड़कनें रुकी हुई थी। जज ने पूछा, क्या आपके पास बेटे के पक्ष में कुछ कहना है? रघुवंश जी ने सामने खड़ी अनन्या की निडर आंखों में देखा और फिर अपने अपराधी बेटे की ओर। उन्होंने लंबी सांस ली और भारी आवाज़ में कहा, हुजूर, कानून से ऊपर कोई संस्कार नहीं होता। मेरा बेटा गुनहगार है, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। विक्रम की चीखें गूंजती रहीं, लेकिन कानून का हाथ उस पर भारी पड़ा। सालों बाद शहर के एक छोटे से ऑफिस के बाहर एक तख्ती लगी थी, अनन्या लीगल सेल, न्याय की पहली किरण। वहाँ कोई बड़ा नाम या झूठे संस्कार नहीं थे, बस सच का साथ देने की हिम्मत थी। अनन्या ने साबित कर दिया कि असली संस्कार इंसान को डराना नहीं, बल्कि उसे हक के लिए लड़ना सिखाते हैं। विक्रम की सजा और रघुवंश जी के स्वीकारोक्ति के बाद कहानी में एक नया और चुनौतीपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। यह दौर केवल सजा का नहीं, बल्कि प्रायश्चित और पुनर्जन्म का था। विक्रम के जेल जाने के बाद रघुवंश जी का आलीशान बंगला अब एक खाली खंडहर जैसा लगने लगा था। समाज की नज़रें अब भी चुभती थी, लेकिन रघुवंश जी के मन का बोझ उतर चुका था। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी आधी संपत्ति उन संस्थाओं को दान कर दी जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए काम करती थी। जेल के भीतर विक्रम की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। वहाँ कोई उसकी जी हुजूरी करने वाला नहीं था। शुरुआत के कुछ महीने उसने आत्मग्लानि के बजाय नफरत में बिताए। वह हर वक्त अनन्या से बदला लेने के सपने देखता, लेकिन जेल की लाइब्रेरी में काम करते हुए उसकी मुलाकात जेलर साहब से हुई, जो एक सख्त लेकिन सुलझे हुए इंसान थे। एक दिन जेलर ने उससे कहा, विक्रम, तुम यहाँ कानून तोड़ने की सज़ा काट रहे हो, लेकिन असली सज़ा वह है जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें दे रही है। बाहर तुम संस्कारी होने का नाटक करते थे, यहाँ सच बनकर जियो। इन शब्दों ने विक्रम के भीतर कुछ हिला दिया। उसने पहली बार अपनी डायरी में उन रातों का सच लिखना शुरू किया जब उसने अनन्या पर हाथ उठाया था। लिखते लिखते उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वे आंसू डर के नहीं, पछतावे के थे। दूसरी तरफ अनन्या अब केवल एक वकील नहीं, बल्कि उन हजारों लड़कियों की आवाज़ बन चुकी थी जिन्हें शहनाई संस्कार है कहकर चुप करा दिया जाता था। उसने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिसका नाम रखा गया मर्यादा का सच। एक दिन अनन्या के पास एक केस आया जिसने उसे हिला दिया। एक छोटे गांव की लड़की जिसका नाम किरण था, उसी तरह की प्रताड़ना सह रही थी जैसा अनन्या ने सहा था। अनन्या ने तय किया कि वह इस केस को मुफ्त में लड़ेगी। 3 साल बीत गए। विक्रम के अच्छे आचरण के कारण उसकी सज़ा में कुछ कमी की गुंजाइश बनी। एक दिन रघुवंश जी अनन्या के ऑफिस पहुँचे। अनन्या ने सम्मान के साथ उन्हें बिठाया। रघुवंश जी की आवाज़ काँप रही थी।
अनन्या बेटा, विक्रम बदल रहा है। उसने जेल से यह पत्र तुम्हारे लिए भेजा है। वह तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा क्योंकि उसे पता है कि उसका अपराध माफ़ी के काबिल नहीं है। वह बस चाहता है कि तुम जानो कि अब वह वो दरिंदा नहीं रहा। अनन्या ने पत्र लिया लेकिन उसे खोला नहीं। उसने कहा, पापा, माफ़ी शब्दों से नहीं बदलाव से सिद्ध होती है। अगर वह वाकई बदल गया है तो उसे बाहर आकर अपनी बाकी की ज़िंदगी उन गलतियों को सुधारने में लगानी चाहिए जो उसने की थी। विक्रम अब जेल से बाहर आया तो वहाँ कोई ढोल नगाड़े नहीं थे। सामने सिर्फ उसके बूढ़े पिता खड़े थे। विक्रम ने उनके पैर छुए लेकिन इस बार वह कोई दिखावा नहीं था। उसने अनन्या के एनजीओ में एक गुमनाम वॉलंटियर के रूप में काम करने की इच्छा जताई। वह पर्दे के पीछे रहकर कानूनी दस्तावेज़ों को तैयार करने में अनन्या की मदद करने लगा। अनन्या को पता था कि वह विक्रम ही है, लेकिन उसने कभी उसे सामने नहीं बुलाया। सालों बाद एक सभा में अनन्या ने कहा, संस्कार वो नहीं जो हमें झुकना सिखाएं, संस्कार वो हैं जो हमें गलत के खिलाफ उठना सिखाएं और जो गिरकर ईमानदारी से संभल जाएं। समाज को उसे सुधार का एक मौका जरूर देना चाहिए। विक्रम भीड़ में पीछे खड़ा तालियां बजा रहा था। आज उसके चेहरे पर वह बनावटी चमक नहीं थी बल्कि एक सच्ची शांति थी। विक्रम का प्रायश्चित केवल फाइलों और दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां सिद्धांतों और भावनाओं का सीधा टकराव होना था। एक दोपहर अनन्या के पास एक बहुत ही पेचीदा मामला आया। एक प्रभावशाली नेता का बेटा अपनी पत्नी पर जुल्म कर रहा था और उसने अनन्या को धमकी दी कि अगर उसने यह केस नहीं छोड़ा तो उसका एनजीओ बंद करवा दिया जाएगा। अनन्या के दफ्तर के बाहर गुंडे चक्कर काटने लगे थे। अनन्या निडर थी लेकिन खतरा बढ़ रहा था। एक रात जब वह दफ्तर से देर से निकल रही थी, कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। अचानक अंधेरे से निकलकर एक शख्स उनके और अनन्या के बीच खड़ा हो गया। वह विक्रम था। उसने कोई हिंसा नहीं की, बस उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वह पुरानी दरिंदगी नहीं बल्कि एक चट्टान जैसी स्थिरता थी। उसने शांत स्वर में कहा, मैं वह आग देख चुका हूँ जिसमें तुम आज कूदने की कोशिश कर रहे हो। पीछे हट जाओ वरना कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। विक्रम का पुराना रसूख और उसकी बदली हुई शख्सियत देख वे लोग पीछे हट गए। उस रात अनन्या ने पहली बार विक्रम से सीधे बात की। दफ्तर की हल्की रोशनी में दोनों आमने सामने थे। अनन्या बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो विक्रम? मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। विक्रम नीची निगाहों से बोला, यह मदद नहीं है अनन्या, यह मेरा कर्ज है। जो डर मैंने कभी तुम्हारे मन में पैदा किया था, आज उसी डर को दूसरों के मन से मिटाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे करीब आने का हक खो चुका हूँ और मैं वह हक मांग भी नहीं रहा। अनन्या ने देखा कि विक्रम के हाथ कांप रहे थे। वह शख्स जो कभी अहंकार से भरा रहता था, आज पूरी तरह टूटकर फिर से जुड़ रहा था। अनन्या ने उस नेता के खिलाफ केस जीता। अदालत के बाहर मीडिया के कैमरों के सामने अनन्या ने एक बड़ा बयान दिया।
अक्सर हम सोचते हैं कि अपराधी को जेल भेजना ही न्याय है, लेकिन असली न्याय तब होता है जब अपराधी के भीतर का अपराध मर जाए और वह अपनी गलती को सुधारने के लिए खुद को समर्पित कर दे। अनन्या और विक्रम फिर से पति पत्नी नहीं बने, क्योंकि विश्वास की जो डोर टूटी थी उसे जोड़ना मुमकिन नहीं था। समय बीतता गया। अनन्या अब शहर की सबसे सम्मानित कानूनविद बन चुकी थी। वही विक्रम ने खुद को एक गुमनाम समाज सुधारक के रूप में स्थापित कर लिया था। लेकिन इस कहानी में एक और पात्र था जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। ईशान, अनन्या और विक्रम का बेटा, जो इस पूरी कानूनी लड़ाई के दौरान बहुत छोटा था और जिसे अनन्या ने अपनी शर्तों पर पाला था। ईशान अब 22 साल का हो चुका था और विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटा था। उसे अपनी माँ के संघर्ष के बारे में तो पता था, लेकिन पिता के दरिंदे वाले सच से उसे दूर रखा गया था। उसे बस इतना पता था कि उसके माता पिता के विचार अलग थे, इसलिए वे अलग रहते हैं। एक दिन एनजीओ के पुराने रिकॉर्ड्स टटोलते हुए ईशान के हाथ वह पुरानी पुलिस रिपोर्ट और अखबार की कतरने लग गई, जिनमें विक्रम की गिरफ्तारी की खबर छपी थी। संस्कारी बेटा निकला दरिंदा। ईशान का खून खौल उठा। वह सीधा उस पते पर पहुंचा जहां विक्रम एक साधारण से कमरे में रहता था और गरीब बच्चों को पढ़ाता था। जब ईशान वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर बैठकर बच्चों को नैतिकता और सम्मान का पाठ पढ़ा रहा है। ईशान, तो ये है आपका असली चेहरा। आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। मैंने आज सब पढ़ लिया कि आपने माँ के साथ क्या किया था। विक्रम खड़ा हुआ। उसकी कमर थोड़ी झुक गई थी, लेकिन आंखों में वही स्थिरता थी। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। विक्रम बोला, ईशान, जो तुमने पढ़ा वो सच है, बल्कि सच उससे भी कहीं ज़्यादा भयानक था। मैंने सिर्फ तुम्हारी माँ को नहीं, बल्कि उस भरोसे को भी मारा था जो एक परिवार की नींव होता है। ईशान ने हाथ उठाया, शायद प्रहार करने के लिए, लेकिन विक्रम की शांत स्वीकारोक्ति ने उसे रोक दिया। तभी पीछे से अनन्या की आवाज़ आई। वह ईशान के पीछे पीछे ही वहां पहुंच गई थी। अनन्या बोली, ईशान, हाथ नीचे करो। बदले की आग तुम्हें वैसा ही बना देंगी जैसा यह कभी था। मैंने तुम्हें इसलिए अकेले नहीं पाला कि तुम एक और हिंसक इंसान बनो। ईशान बोला, माँ, आप इसे बचा रही हैं? इसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की। अनन्या बोली, नहीं ईशान, मैंने इसे सज़ा दिलवाई, इसे जेल भेजा और इसे इसके पद से हटवाया, लेकिन आज जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है, उसने पिछले 15 सालों में हर दिन अपने भीतर के उस दरिंदे को मारा है। न्याय का मतलब सिर्फ सज़ा देना नहीं, बल्कि सुधार लाना भी है। ईशान ने देखा कि जिस माँ ने सबसे ज़्यादा दुख सहा था, वही आज सबसे ज़्यादा शांत थी। उसने महसूस किया कि असली संस्कार नफरत पालने में नहीं, बल्कि सच को स्वीकार कर आगे बढ़ने में है। ईशान ने विक्रम को गले नहीं लगाया, न ही उसे पिता कहकर पुकारा, लेकिन उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। ईशान बोला, मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको नफ़रत की ताकत भी नहीं दूंगा। मैं आपकी तरह नहीं बनूंगा। यही मेरी जीत होगी। विक्रम की आंखों में आंसू थे।
आज उसे अपनी सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा पुरस्कार एक साथ मिल गया था। अनन्या और ईशान वहाँ से निकल गए। सूरज ढल रहा था। मोहल्ले के लोग अब भी विक्रम को गुरुजी कहते थे, लेकिन विक्रम के लिए अब वह नाम कोई मुखौटा नहीं था। वह जानता था कि उसने अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया है, क्योंकि उसकी अगली पीढ़ी ने वह रास्ता नहीं चुना जो उसने चुना था। विक्रम ने अपने पिता रघुवंश जी के पुराने पुश्तैनी गांव की जमीन पर एक केंद्र खोला। इसका नाम रखा गया संस्कार शुद्धि केंद्र। लेकिन यह कोई धार्मिक केंद्र नहीं था। यह उन पुरुषों के लिए एक परामर्श केंद्र था जो अपने भीतर के गुस्से, अहंकार और हिंसक प्रवृत्ति से लड़ रहे थे। विक्रम का मानना था कि समाज केवल अपराधी को सजा देता है, लेकिन उस मानसिकता का इलाज नहीं करता जो दरिंदगी को जन्म देती है। कई वर्षों बाद अनन्या को एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उस समारोह के बाद वह चुपचाप उस गांव पहुंची जहां विक्रम अपना केंद्र चला रहा था। विक्रम अब बहुत वृद्ध हो चुका था। वह एक बरामदे के पेड़ के नीचे बैठा कुछ लिख रहा था। अनन्या को पास आते देख वह खड़ा हुआ। अब उनके बीच ना तो नफरत की दीवार थी और ना ही प्रेम की कसक। वहाँ सिर्फ एक मौन सम्मान था, सच्चाई का सम्मान। विक्रम बोला, तुम यहाँ? इस सम्मान के बाद तो तुम्हें बहुत व्यस्त होना चाहिए था। अनन्या बोली, मैं यह देखने आई थी कि क्या वह दरिंदा वाकई मर गया या यह भी एक नया मुखौटा है। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, वह दरिंदा उसी दिन मर गया था अनन्या, जिस दिन तुमने अदालत में मेरी आंखों में आंखें डालकर सच कहा था। आज जो बचा है वह सिर्फ एक इंसान है जो अपनी गलतियों की धूल झाड़ रहा है। तभी एक गाड़ी रुकी और उसमें से ईशान उतरा। वह अब एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बन चुका था। वह अपनी माँ के पास आकर खड़ा हो गया और फिर विक्रम की ओर देखा। ईशान ने अपनी बैग से एक फाइल निकाली और विक्रम को दी। यह एक सरकारी प्रस्ताव था जिसके तहत विक्रम के शुद्धि केंद्र को राज्य भर में मॉडल के रूप में लागू किया जाना था। ईशान बोला, मैं आपको पिता नहीं कह सकता, लेकिन एक सुधारक के रूप में आपके काम का सम्मान करता हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट का मुख्य सलाहकार नियुक्त हुआ हूँ। हम मिलकर इस हिंसक सोच को जड़ से मिटाएंगे। विक्रम की आंखों में तृप्ति के आंसू थे। जिस बेटे ने कभी उसे नफरत से देखा था, आज वही उसके सुधार के कार्य में हाथ बटा रहा था। समय की धूल सब कुछ धुंधला कर चुकी थी, लेकिन न्याय और पश्चाताप की गूंज अभी भी बाकी थी। विक्रम का स्वास्थ्य अब तेजी से गिर रहा था। संस्कार शुद्धि केंद्र अब एक बड़ा संस्थान बन चुका था, जहां ईशान वैज्ञानिक तरीकों से पुरुषों की मानसिकता बदलने का काम कर रहा था। विक्रम ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था मुखौटे के पीछे का सच। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले विक्रम ने एक वसीयत तैयार की। उसने अपनी संपत्ति का आखिरी हिस्सा भी अनन्या के नाम नहीं किया, बल्कि उसने वह सारा पैसा पीड़ित पुनर्वास कोष को दे दिया। उसने अपनी वसीयत में एक अजीब लेकिन गहरी बात लिखी, मेरी मृत्यु पर कोई शोक न मनाया जाए, न ही कोई धार्मिक आडंबर हो। यदि मेरे जीवन से किसी को कुछ सीखना है
तो बस इतना कि संस्कार वे नहीं जो हमें महान दिखाते हैं, बल्कि वे हैं जो हमें गिरने पर अपनी गलती स्वीकार करना सिखाते हैं। एक शांत शाम जब सूरज डूब रहा था, अनन्या विक्रम से मिलने अस्पताल पहुंची। विक्रम की सांसें उखड़ रही थी। उसने अनन्या का हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन फिर रुक गया। शायद उसे अभी महसूस होता था कि उसने छूने का हक वह खो चुका है। अनन्या ने खुद आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। उस स्पर्श में ना तो पुरानी कड़वाहट थी और ना ही प्रेम। वह एक साक्षी का हाथ था जिसने एक इंसान को गिरते और फिर वापस उठते देखा था। विक्रम कांपती आवाज़ में बोला, अनन्या, क्या समाज ने मुझे माफ़ किया होगा? अनन्या शांति से बोली, समाज का तो पता नहीं विक्रम, लेकिन तुमने खुद को बदलकर जो मिसाल पेश की वह सजा से कहीं बड़ी है। आज तुम एक अपराधी के रूप में नहीं, एक सुधरे हुए इंसान के रूप में जा रहे हो। विक्रम के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने आखिरी सांस ली। विक्रम की मृत्यु के बाद ईशान और अनन्या ने मिलकर एक नया कानून पारित करवाने में मदद की, जिसे मर्यादा सुरक्षा अधिनियम कहा गया। इस कानून का मुख्य आधार वही था जो विक्रम ने अपने केंद्र में सिखाया था, सिर्फ सजा नहीं, सुधार। हर साल उस शहर में एक सभा होती है जहां अनन्या भाषण देती है। अब लोग आर्यन या विक्रम को एक दरिंदे के रूप में याद नहीं करते, बल्कि उस बदलाव के रूप में याद करते हैं जो मुमकिन है अगर सच का सामना करने की हिम्मत हो। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियां आप तक पहले ही पहुंचती रहें।